अगर आप यात्रा की सोच रहे हैं माता वैष्णो देवी दरबार आने की, तो बता दूं आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा हर एक जानकारी जुड़ी हुई इस यात्रा के संबंधित कि वहाँ पे कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे और हमें क्या करना चाहिए वहाँ जाके और क्या नहीं करना चाहिए। ये सब आपको बताने वाला हूँ इस एक ही वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा, वीडियो को बिना मिस कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले बता दूं आपको कि आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे फिर वो साउथ का पार्ट हो। कटरा जो स्टेशन है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, वो एकमात्र स्टेशन है जहाँ पे पूरे देश से अलग अलग कोनों से वहाँ पे ट्रेन पहुँचती है। और जो कोई यात्री आना चाहता है हवाई मार्ग से तो वो भी आ सकता है। उसके लिए निकटतम एयरपोर्ट जो है वो है जम्मू। और जम्मू से बता दूं आपको कि 50 किलोमीटर दूरी पर है कटरा, जिसको आने के लिए आप लोकल बस हायर कर सकते हैं या फिर टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिसका किराया मात्र 2000 या 2500 रुपये रहेगा एक छोटी गाड़ी का। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कटरा के अंदर ही स्टेशन बना हुआ है और ट्रेन सीधा वहीं पर आपके स्टेशन पर पहुंचती है। सो बता दूं सबसे पहले काम हमारा क्या होता है कटरा पहुंचने के बाद, वो है RFID कार्ड बनाना। और जिस दिन आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपको जो RFID कार्ड है वो उसी दिन बनाना पड़ेगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट डे यात्रा करनी है और कार्ड मेरा आज बन जाएगा, तो बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन यात्रा करनी है उसी दिन आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा। और कार्ड का जो काउंटर है वो खुला रहता है सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। और जो कार्ड आपके बनते हैं वो आपके बस स्टैंड के ऊपर बन जाएंगे, निहारिका भवन बन जाएंगे और आपके कटरा स्टेशन के ऊपर भी बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन के अंदर बात करूं तो वहाँ पे दुनिया भर के होटल्स हैं और आपके डॉर्मेट्री हैं, AC और नॉन AC। अगर आप ट्रैवलर हैं बजट में तो आपके लिए जो IRCTC का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे डॉर्मेट्री मिल जाएगा, स्टेशन के ऊपर ही है। उसका बता दूं आपको चार्ज तकरीबन 180 रुपये होता है आपका नॉन AC का, और AC का आपका लगभग होता है 280 रुपये। और अगर वहीं बात करते हैं जो कि श्राइन बोर्ड कटरा के वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बने हुए हैं, जैसे शक्ति भवन है, त्रिकुटा भवन है या निकारिका भवन है, तो वहाँ पे भी आप डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं, जहाँ पे इनका फेयर जो है 24 आवर्स का वो रहता है लगभग 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक। और वहाँ पे रहने का बेनिफिट क्या है कि उन्हीं का श्राइन बोर्ड का जो वहाँ पे कैंटीन रहती है, जहाँ पे आपको राजमा चावल, दाल चावल, थाली, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स सब कुछ वहाँ पे जो प्रबंध होता है वो सभी यात्री के लिए दिया जाता है। हालांकि वो फ्री नहीं होता, पेड होता है, बट आपको वहाँ पे साफ़ सुथरा खाना मिलेगा, ये इस बात की गारंटी है। RFID कार्ड बनाने के बाद या फिर जैसे आपने रुकना है, आपका अपना सामान छोड़ना है क्लॉक रूम में, वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप यात्रा का प्लान कीजिए और यात्रा करने के लिए आप शुरू कीजिए अपना पड़ाव। या तो आप चूज़ करेंगे वाया बाणगंगा ट्रैक से या फिर चूज़ करेंगे आप ताराकोट मार्ग से। बता दूं आपको जो ताराकोट मार्ग है वो हाल ही के अंदर बनाया गया मार्ग है, जिसके अंदर कोई भी घोड़ा जो है या पालकी अलाउड नहीं होती और ना ही वहाँ पे बैटरी कार चलेगी। आपको पैदल सवारी से जाना होगा। उस रास्ते का सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि वहाँ पे हम कोई भी तंग नहीं करेगा, जैसे घोड़े वाले अक्सर तंग करते हैं श्रद्धालुओं को फटाफट जल्दी करने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे रास्ता खुला है, लेकिन वो रास्ता तकरीबन 2.5 किलोमीटर बड़ा है और वो बाज़ार से अलग है। तो पहले आपको बाज़ार से कट के 2.5 किलोमीटर दूर उस पॉइंट पे जाना पड़ेगा जहाँ से वो मार्ग शुरू होता है। हालांकि अगर हम आते हैं वाया बाणगंगा मार्ग से तो वहाँ से भी रास्ता कटता है, तो अगर आप जाना चाहते हो वहाँ से तो वहाँ से भी जा सकते हो। और जो हमारा पहले वाला मार्ग है इसको कहा गया है चरण पादुका होगे, तो वहाँ से वो मार्ग घोड़े को लिए भी है, पालकियों के लिए भी है और पैदल यात्रियों के लिए भी है। तो उनका जो लगभग डिस्टेंस है वो है तकरीबन 5.5 किलोमीटर। अगर तो आप फिज़िकली फ़िट हैं तो आपको लगेगा 1.25 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बीच में। अगर आप हल्का सा विश्राम करके बीच बीच में आते हैं तो विश्राम का मतलब ये नहीं कि आधा पौना घंटा, 5-5 मिनट का बीच में, क्योंकि घोड़ा अगर चलता है वहाँ से कटरा से बाणगंगा से तो वो लेता है पूरा 1 घंटा। तो अगर आप बीच में रुक के भी आते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आप और मान लो तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और बता दूं आपको एक प्रो टिप कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो बीच में बिल्कुल मत सोचिएगा कि वहाँ पे स्टॉल्स बहुत सारे हैं, चलो चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं या फिर पराठा खा लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, एनर्जी लेवल आपका डाउन हो जाता है अगर हम ऐसा करते हैं। तो हाँ, खाना ही है तो अपनी जेब में आप रखिए बादाम की गिरियाँ या फिर अखरोट या फिर मूँगफली, जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। थोड़ा आगे जाने पर आपको क्या रहेगा कि यहाँ पर रास्ता कटेगा आपका अर्धकुंवारी से ठीक पहले वाया हिमकोटी मार्ग या फिर वाया सांची सच। तो अगर आप फिर जाना चाहते हैं पैदल तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको जाना है वाया
इंद्रप्रस्थ मार्ग, क्योंकि वो जो है 5.5 किलोमीटर दूरी पर है और जिसकी चढ़ाई जो है कठिन नहीं है, नॉर्मल चढ़ाई कैटेगरी के अंदर आता है। और अगर आप जाएंगे वाया हाथी मत्था मार्ग तो उसमें क्या होगा कि वो तकरीबन जो है आपका 1.5 किलोमीटर रास्ता लंबा है और चढ़ाई जो है बहुत स्टीप है, तकरीबन 45 डिग्री के आसपास। तो ये जो है पॉइंट आपको बता दूं कि अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आप बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप वाया बाणगंगा होके आइए, क्योंकि वो ट्रैक छोटा है 5.5 किलोमीटर का और आप सवा घंटे में अप्रॉक्सीमेट वहाँ पे चढ़ जाएंगे। और दूसरा उसके बाद चलिए वाया इंद्रप्रस्थ मार्ग जो कि लेफ्ट हैंड से कटता है। और बता दूं आपको उस रूट पे जो बैटरी कार है वो भी चलती हैं, जिसका किराया होता है 380 के आसपास एक पैसेंजर का। तो उसकी जो बुकिंग है वो ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग की जानकारी चाहिए तो मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा जिससे आप चेक कर सकते हैं कैसे बुक होगी। रही बात ऑफलाइन की, तो वो डिपेंड करता है उस समय यात्रियों की भीड़ के ऊपर कि उस समय कितनी भीड़ है। तो अगर अवेलेबिलिटी रहेगी तो वो आपको पहुंचा देंगे, ले जाएंगे। अगर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो फिर वो आपको मना भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करूं तो अगर सवा घंटा लगता है हमारा अर्धकुंवारी तक का, तो सवा घंटा ही और मान लो तो करीब 2.5 से 3 घंटे में आदमी ऊपर बड़े आराम से पहुंच जाता है अगर वो फिज़िकली फ़िट है तो। इसके बाद हम बात करते हैं वहाँ पे ऊपर व्यवस्थाएं हैं, रुकने की व्यवस्थाएं हैं। अगर आपको नहाना है वहाँ पे ठंडे पानी से गर्म पानी से तो वहाँ पे कालिका भवन है। वहाँ पे आप पर आवर के हिसाब से आई थिंक 80 रुपीज़ 50 रुपीज़ पर बकेट मिलती है, वहाँ पे आप लेके ले सकते हैं और वहाँ पे नहा सकते हैं। अदरवाइज़ जो उनके रेस्ट रूम बने हुए हैं नीचे गेट नंबर 6 के पास, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो हर तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो नहाने के बाद जब आप गुफ़ा में जाएंगे दर्शन के लिए तो बस आप ध्यान रखिएगा कि जब गुफ़ा में जाते हैं तो जयकारा मत लगाइएगा, क्योंकि वो एरिया जो है बहुत सेंसिटिव है। हालांकि श्रद्धालु वहाँ पे बहुत ज़्यादा नारे लगाते हैं, वहाँ पे लिखा भी हुआ है जगह जगह पे कि कृपया अपने मन में ही पाठ पूजा करें और जोर के जयकारे मत लगाएं, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे क्या एक छोटी सी गुफा है जिसके अंदर मार्बल लगा हुआ है, तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। सो जैसा वहाँ पे लिखा गया है बोर्ड्स के ऊपर उसका आप अनुसरण करें, उसकी आप पालना करें, क्योंकि वो हमारे हित के लिए लिखी गई हैं, किसी और के लिए नहीं। दर्शन करने के बाद बता दूं आपको, जो भैरव घाटी है जहां मंदिर है बाबा भैरवनाथ जी का, वहां पे जाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो यात्रा किसी भी तरीके से पूर्ण नहीं मानी जाती। और वहां पे जाने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप जाएंगे पैदल या फिर आप जाएंगे रोपवे में जाते हैं तो बता दूँ आपको उसका जो किराया है अप एंड डाउन का वो 100 रुपीज़ है पर पैसेंजर, और वो मुश्किल से आपके 5 से 7 मिनट लेती है ऊपर पहुंचाने में। अगर डिस्टेंस की बात करो तो वो 2.5 किलोमीटर है, लेकिन 2.5 किलोमीटर बहुत स्टीप है, जिसको पूरा करने में अगर आप पैदल चलेंगे तो आप 1 घंटे में पहुंचेंगे, और अगर आप जाते हैं रोपवे में तो 5 से 7 घंटे में पहुंचेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा अक्सर काफ़ी देखो मिला है कि लाइन बहुत लंबी लगी होती है, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो आपको रश दिख रहा है एक हॉल के अंदर, वो पूरा का पूरा हॉल 1 मिनट में निकल जाता है जैसे वो लाइन खुलती है। ठीक है, क्योंकि एक कैबिन के अंदर तकरीबन 40 से 45 लोग जाते हैं एक बार में। सो घबराने की बात नहीं है कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है तो नंबर नहीं आएगा, नंबर आपका आ जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी जो जुड़ी है माता वैष्णो देवी यात्रा के साथ। तो कोई भी क्वेश्चन रहता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वापसी में अगर आप प्लान कर रहे हैं या फिर जाते हुए प्लान कर रहे हैं अर्धकुंवारी गुफा में दर्शन करने का, तो उसके लिए बता दूँ आपको, अर्धकुंवारी पहुंचने पर वहां पे आपको टोकन लेना पड़ेगा। टोकन के अंदर ग्रुप का आपको आईडी मिलेगा, ग्रुप में कितने मेंबर्स होते हैं उसके हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। और बता दूं आपको अक्सर होता क्या है कि अगर हमने आज सुबह का ग्रुप लिया है तो नंबर हमारा नेक्स्ट डे या शाम को रात तक आता है, हमारा नंबर 2-3 घंटे में नहीं आता, क्योंकि गुफा बहुत सक्रिय है, रास्ता बहुत छोटा है और लोगों में बड़ा क्रेज़ होता है, तो लोग चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। हालांकि बता दूं अपने बारे में कि मैं दर्शन माता रानी की कृपा से कई बार हुए हैं मेरे, मैं कई बार जाके आ चुका हूं, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट रहता है तो फिर हम लोग वहाँ पे नहीं जाते, हम सीधा जाते हैं दर्शन करने के लिए माता रानी के और सीधा भैरवनाथ। तो क्योंकि हम लोग एक दिन में ही अप डाउन कर लेते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है यात्रा का वही है कि मैं सुबह शुरू करता हूँ, नहाने धोने के बाद तकरीबन 6:30 बजे मैं जो मेन द्वार है दर्शनी द्वार वहाँ पहुँच जाता हूँ। जैसे ही मैं उसको एंटर करता हूँ तो दर्शन करने के बाद मैं नीचे 4 पौने 4 तक कटरा पहुँच जाता हूँ। वो मैं कैसे पहुंचता हूँ इसकी वीडियो मेरी ऑलरेडी पहले बनी हुई है, मेरे व्लॉग बने हुए, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं दिखता तो मुझे कमेंट में कमेंट करिएगा, तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ मैं क्या कि वहाँ पे जो डॉर्मेट्री है वो कैसे बुक करेंगे। अगर आप कालिका भवन में या फिर आप बात करें निहारिका भवन में अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, कितना खर्चा आएगा और बुक करने के लिए मुझे वहाँ पे क्या सबमिट करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये लिखने से मुझे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और ऐसी वीडियोस जो आपके लिए हेल्प कर सके वो लाने के लिए मुझे हमेशा अग्रसर करती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।